नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। दरअसल देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर अब किसी भी तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की एविएशन कोर तैयार हो चुकी है। वहीं भारतीय सेना के कैप्टन अभिलाष शर्मा की तरफ से कहा गया है कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है, खास करके ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, और हम चीता और LAH का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। और पूर्वोत्तर में ऊंचाई, मौसम और हर तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी चुनौती भी रहती है। इसीलिए मूल रूप से इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल LAC पर सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाने और बचाव कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ये नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि हम UAV ड्रोन्स के जरिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल रात और दिन दोनों ही समय में किया जा रहा है। और सीमा पर आवाजाही के लिए कड़ी नजर भी रखी जा रही है। यही इसके अलावा तेजू में मद्रास रेजिमेंट रात में आंतरिक गांव और सड़कों पर रूट मार्च करती है। इसके अलावा रात के समय में भी जो निगरानी की जा रही है, उसमें जवानों को राइफल के साथ साथ अन्य गियर दे रखे हैं, जिसमें कि वो 50 किलोमीटर तक मार्च करते हैं। और जो राइफलें इन्हें दी गई है, उनका वजन 4 किलोग्राम है। हालांकि एक तरीके का प्रशिक्षण भी है और एक तरीके से देश की सुरक्षा के लिए भी ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आज भी कई ऐसे इलाके हैं LAC पर जहां वाहनों से नहीं पहुंचा जा सकता है। और इन सैनिकों को गलवान और अन्य किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। यानी कि भारतीय सेना की जो एविएशन कॉर्प है वो अपने अलर्ट पर है। इसके अलावा पैदल सैनिकों की भी लगातार गश्त की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी निर्माण की योजना, जो कि जुलाई 1999 में अप्रूव कर दी गई थी, जिसके तहत पहले चरण में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से, और 6 अन्य पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था प्रोजेक्ट 75I के तहत। और इसके अलावा 12 और स्वदेशी डिजाइन पर आधारित पनडुब्बियों का, यानी कि जो कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं, उनका निर्माण किया जाना है प्रोजेक्ट 76 के तहत। और इसकी समय सीमा 2012 से 2030 के बीच रखी गई थी। लेकिन अब कुछ नई रिपोर्ट्स आ रही हैं इन पनडुब्बियों को लेकर, जिसमें कि ये जो 30 साल पुरानी परियोजना है, इसको अपडेट किया गया है और इसे वर्तमान रणनीति के तहत अपग्रेड किया गया है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि नए बदलाव में फेज 2, जिसके तहत 12 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को स्वदेशी डिजाइन पर तैयार किया जाना था, उनकी संख्या को अब 12 से 6 कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत स्वदेशी 6 SSN न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को तैयार करेगा। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि स्वदेशी 6 SSN पनडुब्बियों के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाली 6 स्वदेशी एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन से पहले मटेरियलाइज किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है गार्डन रीच शिप बिल्डर को लेकर। दरअसल गार्डन रीच शिप बिल्डर के चेयरमैन ने कहा कि अभी जो 23 जहाज उनके यहाँ तैयार किए जा रहे हैं, वो अपने निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। और इनमें से 7 ऐसे शिप्स हैं, यानी कि जहाज है, जिन्हें दूसरे देशों के लिए बनाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि 2 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत है, वो पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। और तीसरी स्टेल्थ फ्रिगेट के आउटफिटिंग पर तेजी से काम हो रहा है और इसे अगस्त 2023 तक कमीशन कर दिया जाएगा भारतीय नौसेना में। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो स्वदेशी ATAGS को लेकर आ रही है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 155 mm/52 कैलिबर के एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया गया था। और अब इस आर्टिलरी गन के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है, जिसमें कि कम से कम 150 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जा सकता है, और ये 2023 तक सेना को मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्स लिमिटेड के साथ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे अब 2 फर्मों के बीच ऑर्डर को विभाजित करेगा, लेकिन केवल एक ही डिजाइन को मंजूरी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत फोर्स की गरुड़ 105 mm 37 कैलिबर अल्ट्रालाइट गन, जिसे गो एनीवेयर गन कहा जाता है, उसका भी पहाड़ों में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में पिछले 6 महीने से सेना के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। और जल्द ही भारतीय सेना की तरफ से इसको भी मंजूरी मिल जाएगी और कहा जा रहा है कि 2023 के मध्य से इसके ऑर्डर मिलने लगेंगे। बता दें कि 105 mm अल्ट्रालाइट फील्ड गन गरुड़ 105 को एक हल्के टैक्टिकल वाहन पर रखा गया था, जिसका पहली बार 2014 में प्रदर्शन किया गया था। तब से इसमें करीबन कई बदलाव किए गए और अब ये 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। और 4x4 का जो हल्का टैक्टिकल वाहन होता है, वह पहाड़ी इलाके में इसे गतिशीलता प्रदान करता है और गन की जो सामरिक और रणनीतिक मारक क्षमता है उसे भी प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, पुणे स्थित भारत फोर्स ने एक 155 mm/39 कैलिबर गन सिस्टम भी विकसित किया है, जो कि 4x4
प्लेटफॉर्म मार्क एक्सटेंडेड रेंज है, जिसके पिछले कुछ महीनों से लगातार सेना परीक्षण कर रही है और कहा जा रहा है कि भविष्य में भारतीय सेना इसके प्रदर्शन को देखते हुए इनकी बड़ी संख्या में ऑर्डर कर सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय सेना की फ्रंट लाइन दावेदारों के रूप में उभरेगा। दोस्तों अगली खबर भारत और स्पेन से आ रही है। दरअसल अब स्पेन भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। यानी स्पेन भारत के साथ व्यापार ही नहीं बल्कि रक्षा समझौते भी कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब स्पेन के राष्ट्रपति इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं, जिससे कि भारत और स्पेन के संबंध और मजबूत होंगे। दरअसल दोस्तों भारत में इस वक्त 250 से अधिक स्पेनिश कंपनियां मौजूद हैं और यही नहीं, भारत ने जो एयरबस के साथ 56 सैन्य विमानों का जो समझौता किया था उसमें से 16 विमान फ्लाईवे कंडीशन में भारत को मिलने वाले हैं और बाकियों का निर्माण भारत में किया जाना है और ये विमान भारतीय वायुसेना के एवेरो विमान की जगह लेंगे। वहीं स्पेन के राजदूत ने कहा कि यह अनुबंध भारत और स्पेन के बीच महान क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये एक तरफ स्पेन के रक्षा उद्योग के महत्व को दर्शाता है और दूसरी तरफ ये मेक इन इंडिया नीति में योगदान देता है। इसके अलावा दोस्तों भारत अपनी नौसेना के लिए स्पेन से 5 AIP पनडुब्बियां खरीदने पर भी विचार कर रहा है, जिनका निर्माण नवंत्या के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। दरअसल एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते की अवहेलना की है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष का असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है और दोनों के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्थायी संबंध केवल एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इनमें आपस में सम्मान भी होना चाहिए। इसके अलावा भारत चीन संबंधों पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जी ने कहा कि भारत और चीन के बीच पिछली सदी के आखिरी दशक से समझौते हैं, जिनके तहत सीमा क्षेत्र में सैनिकों को तैनात करने की मनाही है। उन्होंने आगे बताया कि चीन ने इसकी अवहेलना की है। कुछ साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और ये स्पष्ट रूप से प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एस जयशंकर जी 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, इसीलिए वो चीन को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। एस जयशंकर जी ने कहा कि चाइना हमारा पड़ोसी है और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मित्रता के साथ रहना चाहता है, लेकिन हर कोई अपने पड़ोसी के साथ उचित शर्तों पर ही मित्रता चाहता है, जिसमें कि मुझे आपका और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि ताइवान को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अपनी पहली पनडुब्बी की झलक दुनिया को दिखाई है। ताइवान के पास पनडुब्बियों का बहुत छोटा बेड़ा है, लेकिन ये चीन को जवाब देने की ताकत रखता है। दोस्तों ताइवान की ये पनडुब्बी पूरी तरीके से उनके देश में बनी है और सितंबर में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ताइवान के बेड़े में ये इकलौती स्वदेशी पनडुब्बी है, जिसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि ये उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है जिसे ताइवान हमेशा से हासिल करना चाहता था। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ूंगा दोस्तों, जिस तरीके से ताइवान अगर पनडुब्बियों का निर्माण इतनी तेजी से कर सकता है तो ऐसे में भारत क्यों पीछे है। हमें भी इस छोटे देश से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो हम ये बात कर रहे हैं ताइवान की। कहा जा रहा है कि ताइवान की ये स्वदेशी पनडुब्बी बहुत ज़रूरी है और इसे एक खास डिफेंस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। हालांकि पनडुब्बी चीन की तरफ से होने वाले हमले को तो नहीं रोक सकती, लेकिन ये एक मजबूत बल को तैयार कर पाएगी। पनडुब्बियां ताइवान स्ट्रेट के गहरे पानी में लगातार गश्त कर रही हैं। इनके समुद्र के अंदर होने का पता किसी को नहीं चलता, क्योंकि ये समुद्र से आने वाले साउंड को कवर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में ये उन चीनी सैन्य जहाज़ों के लिए खतरा बन सकती हैं जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर प्रयोग हो रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका, जो कि ताइवान का एक बड़ा रक्षा साझेदार भी है, उन्होंने कुछ न कुछ तकनीक इन ताइवानियों को सिखाई है, जिसके दम पर उन्होंने इस पनडुब्बी को तैयार किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ताइवान कुछ और देशों जैसे कि जापान से भी मदद ले सकता है, क्योंकि दोस्तों जापान की पनडुब्बियां बनाने की क्षमता काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ताइवान ने सन 1980 में जापान से हाइशियान क्लास की पनडुब्बी हासिल की थी और इसे कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। ये पनडुब्बी दुश्मन के जहाज को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। यही इसके अलावा कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जापान अपने रिटायर हो चुकी पनडुब्बियों को ताइवान को सौंप सकता है, ताकि वो एक मजबूत बेड़ा तैयार कर सके। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अमेरिकी नौसेना, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और दूसरी विदेशी नौसेनाएं ताइवान की समुद्री सीमा में हो सकती हैं, लेकिन ताइवान की सेना इन गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं बताती है। ताइवान की नौसेना के पास इस समय सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। दोस्तों अगली खबर स्पेस जगत से आ रही है। धरती की परिक्रमा कर रहे 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। बता दें कि यह अंतरिक्ष वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी, जिसमें कि अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। फिलहाल
अलग अलग स्थानों पर मौजूद अपनी वेधशालाओं यानी कि ऑब्जर्वेटरी और दुनिया भर से वाणिज्यिक कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त जानकारी के साथ अमेरिका अंतरिक्ष में मलबे व अन्य वस्तुओं पर नजर रखने के लिहाज से सबसे प्रभावी देश है। दिगंतरा के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में ऑब्जर्वेटरी से इस क्षेत्र में अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के अहम अंतर को पाटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के साथ ये सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष यान के बीच टकराव की आशंका को उनके स्थान, गति और प्रक्षेपक वक्र की अधिक सटीक भविष्यवाणी करके कम करने में सक्षम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वेधशाला भारत को उपमहाद्वीप पर अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने की स्वदेशी क्षमता भी देगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध से पहले कई रूसी सैटेलाइट्स को क्षेत्र के ऊपर मंडराते देखा गया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग करके अंतरिक्ष में वस्तुओं की निगरानी कर रहा है और इस तरीके की वेधशाला का होना यानी कि ऑब्जर्वेटरी का होना इस क्षेत्र में भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।